शर्मा बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम हुई है। आज छत्तीसगढ़ में 2829 मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए। पिछले 24 घंटे में 56 लोगों की इलाज के दौरान मौत भी हुई। वहीं आज अस्पताल से 997 मरीज भी डिस्चार्ज हुए हैं। होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज हुए हैं 4100 मरीज। सरगुजा में 240, रायगढ़ में 216, कोरिया में 210, सूरजपुर में 202, जशपुर में 162, बलौदाबाजार में 137, कोरबा में 106, जांजगीर चांपा में 178, मुंगेली में 128, रायपुर में 102, कबीरधाम में 48, धमतरी में 101, महासमुंद में 101, राजनांदगांव में 32, बालोद में 92, बेमेतरा में 26, दुर्ग में 62 केस सामने आए। गरियाबंद में अब कोरोना की रफ्तार में कमी आने लगी है। जिले में कोरोना का आंकड़ा अब सिमटकर दहाई के आंकड़े तक रह गया है। संक्रमण में कमी को देखते हुए कलेक्टर ने लॉकडाउन में कुछ पाबंदियां हटाने का फैसला लिया, जिसके तहत दोपहर 2 बजे तक खुलने वाली दुकानें अब शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि 31 मई तक जिले में लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं बस्तर जिले में प्रशासन ने व्यापारियों को राहत देते हुए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी दुकानें संचालित करने के आदेश दिए हैं, जिससे शहर के मुख्य बाजारों में रौनक देखने को मिली। व्यापारियों सहित ठेला और गुमटी संचालकों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया। हालांकि इस दौरान बस्तर कलेक्टर ने सभी व्यापारिक संस्थानों को कोरोना के सारे नियमों का सख्ती से पालन करने के साथ ही शाम 6 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। गुमटी संचालकों का कहना है कि पिछले 40 दिनों से लॉकडाउन के चलते उनके परिवारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था और खाने पीने के साथ ही आर्थिक तंगी से वो जूझ रहे थे। हमें तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये 1.5 महीने से दुकानें बंद थी और हमारा काम है रोज़ कमा के रोज़ खाना। तो ये घर की समस्या है, किस्तें चलती है, गाड़ी किस्त वगैरह है, किराए हैं, तो ये सब क्या है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा अपने को। आगे ऐसा लग रहा है राहत मिलनी चाहिए थोड़ी, प्रशासन ने कुछ सोच समझ के किया जो, और आगे भी प्रशासन को हमारे बारे में पहले सोचना चाहिए। शाम को 6 बजे तक जो खोलने का स्वागत प्रशासन ने जो अनुमति दी वो स्वागत योग्य है और सुरक्षा की दृष्टि के हिसाब से कुछ अंकुश जरूरी भी था। और शाम को 6 बजे सबके लिए सूटेबल होगा, हमारे लिए भी होगा, व्यापारी और जो शासकीय कर्मचारी हैं, जो जनता है शहर की जो घूम रही है, सबके लिए ये अच्छा रहेगा। और इस बहाने कुछ जो लगातार ड्यूटी दे रहे थे पुलिस वाले जो दे रहे थे उनको भी कुछ आराम मिलेगा, उनके लिए भी बहुत जरूरी था ये सब कुछ करना। देश भर में 18+ लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लिहाजा 18+ के युवा भी वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच महासमुंद में वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन प्रभावित हो रहा है। युवा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं लग पा रही। महासमुंद में 23 मई से वैक्सीनेशन बंद हो गया था और अब 18+ के लोग वैक्सीनेशन के लिए भटक रहे हैं। वहीं अधिकारी वैक्सीन की कमी की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए 1 मई से वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें 37,800 लोगों को ही अब तक वैक्सीन लग पाई है। वहीं 4,42,200 लोगों को वैक्सीन लगना अभी बाकी है। गवर्नमेंट की लापरवाही सर जी। कोविड वैक्सीन के लिए लगाने आए तो बोल रहे हैं अभी नहीं लगेगा, कहीं नहीं लगेगा ऐसे करके। 18+ दिक्कत पर इसके पीछे यही है कि हमारे पास वैक्सीन की शासन से अभी रायपुर से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जितनी वैक्सीन थी हमने उन्हें लगवा चुके हैं और हमने डिमांड रायपुर शासन की ओर भेजा है। जैसे शासन के द्वारा वैक्सीन हमारा डिमांड किया गया है, अगर जैसे हमें प्राप्त होता है वैसे हम कार्य योजना बनाकर 18 से 44 वर्ष के लोगों को लगाना शुरू कर देंगे। 45 से ऊपर वाले का वैक्सीनेशन का कार्य अभी चालू है।
छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने वैक्सीन की बर्बादी को लेकर छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया है कि वैक्सीन की बर्बादी कुछ राज्यों की आदत हो गई है। वैक्सीन की बर्बादी में झारखंड 37.3% के साथ सबसे आगे है, वहीं 30.2% वैक्सीन की बर्बादी में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है। डी पुरंदेश्वरी ने अपने ट्वीट में इन राज्यों पर तंज कसते हुए कहा है कि पहले वैक्सीन का रोना और फिर वैक्सीन बर्बाद करना। पुरंदेश्वरी ने देश के विभिन्न राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी को लेकर पूरा डेटा भी अपने ट्वीट में दिया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग को 110 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने भिलाई चारोदा निगम में ट्रांसपोर्ट नगर की भी सौगात दी है, जिसकी लागत 56 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। इसके बनने से ट्रांसपोर्टर्स को काफ़ी राहत मिलेगी। इसी तरह भिलाई निगम में करोड़ों के विकास कार्यों की सीएम भूपेश बघेल ने शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। गृह मंत्री दामोदर साहू, प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया वर्चुअली जुड़े। क्षेत्र के विधायक और निगम के महापौर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े थे। वहीं वर्चुअली ही सीएम भूपेश ने अपना संबोधन भी दिया। वहीं कोरोना की वजह से नवा छत्तीसगढ़ का काम रुक गया था, जिसे एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट के जरिए सरकार पर शिक्षक भर्ती को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झूठ की बुनियाद पर ही सरकार टिकी हुई है। 14,580 शिक्षकों की भर्ती को लेकर सीएम मीडिया में झूठ बोल रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि चयनित अभ्यर्थी मजदूरी करने के लिए मजबूर। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने रमन सिंह के ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार 15,000 शिक्षकों की भर्ती कर रही है, जिसमें लेक्चरर के 2,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगर कोरोना संकट नहीं होता तो अब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती। नुकसान न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और जैसी परिस्थिति समान होगी, कितना दिन स्कूल लगेंगे, सामान्य तौर से 220 दिन स्कूल उसमें लगते हैं, लेकिन अगर कम दिन अगर स्कूल लग सकते हैं तो पढ़ाई के लिए जो पाठ्यक्रम है उसमें कटौती पर भी विचार उसमें हम लोग कर सकते हैं। उसमें 25% 30% भी उसमें विचार हो सकता है, क्या की स्थिति उसमें रहेगी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। उन्होंने सिलगेर मामले में बीजेपी की जांच समिति का पलटवार किया। उनका कहना है कि 15 सालों में बस्तर के हजारों आदिवासियों की जान चली गई, लेकिन बीजेपी ने कभी किसी मामले में जांच समिति का गठन नहीं किया है और न ही बीजेपी के नेता कभी आदिवासियों की सुध लेने पहुंचे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि सिलगेर में नक्सली ग्रामीणों को सामने रखकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जबकि हमारे जनप्रतिनिधि लगातार वहां जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार रही है और बस्तर के हजारों आदिवासियों की मौत हुई है, मगर कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ना भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कभी जांच टीम नहीं बनाई। जो सिलगेर वाली मामला है, नक्सली आदिवासियों को, उस क्षेत्र के लोगों को आगे करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, मगर उनके मंसूबे पूरा नहीं होंगे। अगर कोई घटना घटी है तो प्रशासन ने जांच टीम बना दी है। हमारे जनप्रतिनिधि लगातार उस क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। ऐसा तो वहीं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का पलटवार भी सामने आया। इसको लेकर सिलगेर मामले में मोहन मरकाम के बयान पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि 15 साल तक आदिवासियों का विकास किसने और कैसे हुआ सब जानते हैं। आदिवासी इलाकों में विकास के काम कैसे हुए जनता सब जानती है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने ही आदिवासियों का विकास किया, कांग्रेस ने तो आज तक वहां एक ईंट भी नहीं रखी।
पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। 15 सालों तक अगर आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते तो भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए जितना काम किया, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, सड़कें बनी हैं, स्कूलें बनी हैं, अस्पताल बनी हैं, वो बीजेपी के शासनकाल में बनी है। कांग्रेस ने तो वहां एक ईंटा भी नहीं रखा है। छत्तीसगढ़ में टूल किट के बाद हिंदू कार्ड को लेकर सियासत उबल रही है और ये उबाल आया है बीजेपी के सह संगठन महामंत्री के दौरे के बाद। शिव प्रकाश ने प्रदेश बीजेपी नेताओं के कान में क्या मंत्र फूंका, ये खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बिहार और बंगाल के बाद छत्तीसगढ़ में तुष्टीकरण के लिए हिंदू कार्ड खेलेगी। छत्तीसगढ़ में सियासी हलचलें पिछले कुछ दिनों से अचानक बढ़ गई हैं। टूल किट मामले के बाद बीजेपी के सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश छत्तीसगढ़ पहुंचे और उन्होंने लगातार 3 दिनों तक कई बैठकें की। अंदर खाने से जो खबरें हैं उसके मुताबिक शिव प्रकाश ने बीजेपी नेताओं से नाराजगी जताई है और सरकार के खिलाफ आक्रामक होने को कहा है। साथ ही व्यक्ति केंद्रित होकर लड़ने की जगह सामूहिक रूप से मिलकर लड़ने की हिदायत भी दी है। बीजेपी शिव प्रकाश के दौरे के बाद से पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। लेकिन एक लंबे समय तक वहाँ काम करने का उनका जो अनुभव है, देश के बड़े राज्यों में काम करने का अनुभव है, निश्चित रूप से उनका अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा और मैं समझता हूँ कि उनके संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ काम करेगी। यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी ऊर्जा मिला है और आने वाले समय में पार्टी को चालना भी मिलेगी, गतिशीलता भी मिलेगी। वहीं पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी पर बंगाल और बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में भी हिंदू कार्ड खेलने का आरोप लगाया है। मरकाम ने कहा, कांग्रेस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाकर बीजेपी के झूठ को बेनकाब करेगी। अब छत्तीसगढ़ को उन्होंने टारगेट किया है और यहाँ के संगठन के लोगों को जो निर्देश मिल रहे हैं उस हिसाब से लगता है जिस ढंग से पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में था, बिहार में हिंदू खतरे में था, अब यहाँ भी वही राग अलप रहे हैं कि यहाँ के छत्तीसगढ़ के भी हिंदू खतरे में आ गए। आने वाले दिनों में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी की हो, जिला अध्यक्षों की हो और अन्य हमारे प्रवक्ताओं की हो, ताकि हम जनता के बीच सरकार की बात, संगठन की बात हम लेके जाएंगे। जहाँ तक वर्ग की बात शुरू से ये कांग्रेस की रही है कि वर्ग, धर्म और संप्रदाय के भेदभाव बना करके लोगों को वर्ग में बांटना, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने वैक्सीनेशन में देखा है कि किस प्रकार कांग्रेस राजनीति करती है कि फूट डालो और राज करो की जो राजनीति रही है, कांग्रेस ने वही अडॉप्ट किया है। तो मोहन मरकाम जी क्या बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में? यहाँ जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, हाईकोर्ट की फटकार भी लग रही है और लोग उंगली भी उठाना शुरू कर दिए हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों और ट्रेनिंग प्रोग्राम को सिरे से खारिज किया है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस कितने ही ट्रेनिंग प्रोग्राम चला ले, उसका कुछ नहीं होने वाला है। वो कितनी भी ट्रेनिंग दे, पर सरकार तो 5 ही लोग चला रहे हैं, इसलिए उनकी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होने वाला। सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के छत्तीसगढ़ दौरे से, ताबड़तोड़ बैठकों से बीजेपी के साथ कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी लंबा वक्त हो, लेकिन दोनों दल अपनी कमर कसने लगे हैं। आने वाले दिनों में शहमाद का ये खेल और गरमाने वाला है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर कम होने पर अनलॉक की शुरुआत की गई। देसी शराब दुकान भी खोली गई, नियमों का पालन करने की अपील भी की गई, लेकिन शराब दुकान खुलते ही लोगों की भीड़ हमें देखने को मिली। बड़ी संख्या में शराब दुकान पर लोग पहुंच गए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं नजर आया। बता दें कि विदेशी शराब की होम डिलीवरी बंद कर दी गई है और सिर्फ दुकान पर ही शराब बेची जा रही है। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है। रमन सिंह ने ट्विटर पर वीडियो अपलोड किया है। शराब दुकान में उमड़ी भीड़ को लेकर रमन सिंह ने सरकार पर तंज कसा और वीडियो अपलोड कर कहा कि बेफिक्र होकर सोया हुआ है हाकिम। सड़कों पर मौत का बाजार खोलकर हाथ में गंगा जल लेकर कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था। भूपेश बघेल ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। कांग्रेस सरकार की कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी। आप देखिए, रमन सिंह ऐसा कहते हैं वीडियो अपलोड करते हुए।
तो शराब की दुकानें खुलने के बाद जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों के बाहर लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली है, उसको बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है। उसके बाद सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने वीडियो अपलोड कर ट्वीट किया है और सरकार को जमकर घेरा। रायपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु बाबा रामदेव पर मामला दर्ज कराया। साथ ही एसोसिएशन ने पतंजलि योग पीठ प्रमुख बाबा रामदेव के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत भी की है और कार्रवाई की मांग की। बता दें कि बीते दिनों बाबा रामदेव के बयान पर आईएमए के डॉक्टर्स नाराज हो गए। इसी सिलसिले में प्रदेश भर में, देश भर में बाबा रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा रही है। जो बाबा रामदेव ने बातें कही हैं उसका सही प्रकार से खंडन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि उसका वो खंडन करें और भारत शासन उनके इस बयान को संज्ञान में लेकर उनके खिलाफ अलग अलग धाराओं में जुर्म दर्ज करे। आईटी एक्ट की धारा है, देशद्रोह की धारा है, जो भी एपिडेमिक एक्ट की धाराएं होती हैं वो भ्रम फैलाने वाली हैं। पूरे कोरोना संक्रमण काल में फ्रंटलाइन वॉरियर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स ने जो काम किया है उसके बारे में जो उनकी विपरीत टिप्पणियां हैं वो हमारे को हतोत्साहित करने वाली है। हम चाहते हैं कि बाबा रामदेव और उनके साथियों के ऊपर आवश्यक एफआईआर करके जुर्म दर्ज किया जाए। वहीं कवर्धा में झोला छाप डॉक्टर की क्लिनिक सील की गई। बिना अनुमति के कोरोना के मरीजों का यहां पर इलाज किया जा रहा था। बस स्टॉप के पास संचालित था ये क्लिनिक। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जाकर कार्रवाई की है। कवर्धा में झोला छाप डॉक्टर की क्लिनिक को यहां पर सील कर दिया गया। बिना अनुमति के कोरोना के मरीजों का झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहा था अपनी क्लिनिक में। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को इस बात की जानकारी लगती है, स्वास्थ्य विभाग की टीम झोला छाप डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंचती है और उसको कार्रवाई करते हुए सील करती है। बस स्टॉप के पास संचालित था डॉक्टर का ये अवैध क्लिनिक। वहीं नारायणपुर में आईटीबीपी ने नक्सलियों के मंसूबे नाकाम कर दिए। सर्चिंग में 2 प्रेशर कुकर आईईडी बम बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों ने, जवानों ने चिखपाल गांव के पास से ये आईईडी बम बरामद किए गए हैं। आईटीबीपी के बम निरोधक दस्ते ने बमों को डिफ्यूज किया। तो एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। नारायणपुर में आईटीबीपी के जवानों ने 2 प्रेशर कुकर आईईडी बम बरामद किए हैं और बम निरोधक दस्ते ने बमों को डिफ्यूज किया है। चिखपाल गांव के पास से आईईडी बम बरामद किए गए थे। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम प्लान किए थे, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। नक्सली संगठन के बड़े नेता खुद शहरों में रहकर गरीब आदिवासियों को मरने के लिए मोर्चे पर खड़ा कर रहे हैं। ये कहना है बस्तर आईजीपी सुंदरराज का। ये बयान महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुई मुठभेड़ में मारे गए 13 नक्सलियों की शिनाख्त के बाद सामने आया। मारे गए नक्सलियों में 3 नक्सली बस्तर के सुकमा और बीजापुर के रहने वाले थे। बस्तर आईजी का कहना है कि अब बस्तर के आदिवासियों को नक्सलियों का दोहरा चेहरा समझना चाहिए। जैसा इस क्षेत्र के जो युवा युवतियों को जिसे माओवादी द्वारा उनका रिक्रूटमेंट करके उनका जबरन उनका अपने संगठन में शामिल करा के उनका ट्रेनिंग वगैरह के पश्चात पूर्व में भी जो एमएमसी जोन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन इलाका है, जो बालाघाट क्षेत्र है, गोंदिया इलाका, गढ़चिरौली इलाका और राजनांदगांव इलाका में बस्तर के जो युवा युवतियों का जो ले जाकर संगठन में शामिल करा कर उनकी माध्यम से एक हिंसात्मक घटना करने के हमेशा नक्सल के साजिश रहा है। इस प्रकार इधर से कई लोग लेकर गई है। ये घटना से मतलब ये जानकारी और पुष्ट हो रहा है। वहीं नारायणपुर में पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। भटबेड़ा गांव से नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। कई आईडी ब्लास्ट में ये नक्सली शामिल थे। सर्चिंग के दौरान ओरछा पुलिस ने इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। तो सर्चिंग पर टीम निकली हुई थी, पुलिस पार्टी सर्चिंग पर निकली हुई थी। नारायणपुर के भटबेड़ा गांव से 2 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है पुलिस पार्टी ने। कई आईडी ब्लास्ट में ये नक्सली शामिल थे। सर्चिंग के दौरान ओरछा पुलिस ने
इन दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया। वहीं सुकमा में एक स्थायी वारंटी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। कोबरा सुरक्षा बल की यह कार्रवाई है। नक्सली आईडी ब्लास्ट में शामिल था। कोर्ट ने नक्सली को जेल भेज दिया है। चिंतलनाल थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई है। वहीं सुकमा में एक स्थायी वारंटी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। कोबरा सुरक्षा बल की कार्रवाई है। नक्सली आईडी ब्लास्ट की घटनाओं में शामिल था। कोर्ट ने नक्सली को जेल भेज दिया। वहीं रायपुर में शराब दुकान के बाहर युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या हुई है। युवक पर चाकू से कई बार वार किए गए। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रायपुर में शराब दुकान के बाहर युवक पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। पुराने विवाद के चलते यहां पर मारपीट हुई है और मारपीट के बाद युवक पर चाकू से कई बार वार कर दिए आरोपियों ने और युवक की हत्या कर मौके से फरार हो गए। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अगर आप लॉकडाउन में सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि आप बाहर घूमने नहीं जा पा रहे हैं, शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो रुकिए। लॉकडाउन का असली दर्द किसने महसूस किया, हम उन लोगों से आपको रूबरू करवाते हैं। उसके बाद आपकी तमाम शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी, ये मान कर चलिएगा, क्योंकि ये देखने के बाद हो सकता है आपकी आंखें भी नम हो जाएं। देखिए गरीबी के वायरस से लड़ते इन मजदूरों पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना का असर कम करने के लिए लॉकडाउन तो लगा दिया गया। काश ऐसा ही कोई लॉकडाउन भूख पर भी लगाया जा सकता, तो शायद ये मजदूर इन तकलीफों से न गुजर रहे होते। आपने किताबों में अक्सर नमक के साथ रोटी खाने का किस्सा सुना या पढ़ा होगा, लेकिन हम आपको वो तस्वीर हकीकत में दिखाने जा रहे हैं। ये चूल्हा जल रहा है पेट की आग बुझाने के लिए और उस पर पक रहा है चावल जो सरकार ने दिया है, लेकिन इसके साथ खाने के लिए ना दाल है और ना ही सब्जी। ये थाली देखिए जिसमें ये बच्चे खाना खा रहे हैं। कभी नमक तो कभी सिर्फ अचार ही चावल के साथ इनके हिस्से में आता है। लॉकडाउन का क्या असर इन मजदूरों और उनके परिवारों पर पड़ा है, इसका अंदाजा आप शकुन बाई की बात सुनने के बाद खुद लगा लेंगे। अब थोड़ी लॉकडाउन जब से लगा है तब से थोड़ी वो चलता है। अब गरीबी गुजारा चला रहे हैं। कैसे करें, अब तो गुजारा करबे करेंगे ना, जैसा होगा। खान पीन में ज्यादा दिक्कत होती है, साग भाजी, दाल चावल और ये गैस भरवाना। अभी यदि गैस खत्म हो गया है तो अभी पैसा के कारण नहीं भरा रहे हैं। सोनिया की कहानी भी शकुन से अलग नहीं है। चेहरे पर मुस्कुराहट है लेकिन भीतर दर्द का सैलाब। मुस्कुराते हुए जो बताया वो शायद हम आप रोते हुए भी बयां न कर पाए। कैसे चला थी ना वो ये धीरे से काट में चावल तो खा रहे हैं। अब वही तो चाहे नमक भात खाई, अब खा था ना, पैसे करी। कभी कभार आ जाते लड़के को तो बांट देते तो लोग खा लेता नहीं का हो गया। तो अब हम तो घर में रहता कहाँ जाए, अब लॉकडाउन में भात खा लेता जाता ना काउंट से आउट लग जाए तक नून तेल चल जाते से। गेहूं की रोटी कब खाए थे इसके पहले? अब नहीं खाएंगे गेहूं की रोटी। कितने महीना पहले खाए थे? रोटी कब खाए रहे? 3 महीना हो गया। हर एक के मन में यही सवाल है कि आखिर कैसे परिवार का गुजारा हो सकेगा, क्योंकि हालात जो भी हो जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। परिवार में 6 आदमी लोग हैं हम। 6 में कितना गुजारा करेंगे बता? चाहे नीमक चटनी खाए चाहे आप कुछ ही खाए। अब ये बात सिर्फ लॉकडाउन तक सीमित नहीं रही, बल्कि आने वाले दिनों की चुनौतियां भी लोगों को नजर आने लगी हैं कि जब हाथ में पैसा नहीं है तो समय पर खेती के लिए जरूरी सामान कैसे जुटाया जाएगा। पैसे जुगाड़ नहीं लग रहा है, भैया कहाँ से मिला? नहीं 100 में आदमी 100 कमाएगा तो 100 में कितना घर खर्चा चलाएगा? आदमी मिर्चा मसाला सारे चीज तो लगता है। तेल आज के रेट में तेल को देख लो तो 150 रुपये लीटर तेल मिल रहा है। हर चीज का महंगाई है, तो आदमी गरीब आदमी क्या करे? अभी सीजन चल रहा है, फिर बरसात आ जाएगा तो आदमी गरीब आदमी खेती किसानी करना है तो आदमी को पैसे ना रहे तो कहाँ से खेती किसानी कर पाएगा? अधिकारियों के अपने तर्क हैं,
जब पेंड्रा के सीएमओ साहब से मजदूरों की मदद को लेकर तात्कालिक सहायता को लेकर सवाल पूछा गया तो वो मजदूरों को लोन दिए जाने की बात कहकर पल्ला झाड़ने लगे। हालांकि उसका भी स्पष्ट ब्यौरा वो नहीं दे पाए और एक सवाल और उठ खड़ा हुआ कि तात्कालिक सहायता का लोन से क्या वास्ता। जी उनको डोर टू डोर जाकर केंद्र शासन और राज्य शासन द्वारा जो पेंशन की योजनाएं दी जाती है उनको डोर टू डोर जाकर उनको पेंशन वितरण किया गया है और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत जो उनको 10,000 का जो लोन दिया जाता है वो लोन के केस उनको स्वीकृत किए गए हैं। कितने लोगों को सर लोन दिया गया? तो देखी आपने साहब की चुप्पी, साहब के पास कोई जवाब नहीं है। वहीं गौरेला के सीएमओ साहब ने स्वीकार किया कि इस दौरान मजदूरों के लिए कोई काम नहीं निकाला गया। वहीं बाकी सवाल उन्होंने दूसरे विभागों पर जिम्मेदारी डालते हुए उनकी झोली में पटक दिए। श्रम विभाग वाले लोग ने फिर डायरेक्ट उनको देते हैं समाज कल्याण विभाग। तो अभी तक किसी लोगों को मदद मिली है? उसकी जानकारी नहीं दी है हम लोग सूची उनको दे देते हैं कि इनको इनकी माने पात्र है करके, और जैसे ही उनका माने पात्र होता है तो एनओएलएम के माध्यम से वो हितग्राही को प्राप्त हो जाता है। सर अभी तो जो लेबर क्लास के लोग हैं उनको इस दौरान नगर पंचायत में काम नहीं मिला? नहीं, अभी तो हमारा टोटली काम बंद है, नहीं मिला काम। पेट की आग बहुत बुरी होती है साहब, ये सुबह बुझाओ तो शाम को फिर तैयार होकर उठ खड़ी होती है। जवाब, जांच, जिम्मेदारी, इनमें से किसी से भी ये आग नहीं बुझती। इसे बुझाने के लिए तो सिर्फ खाना चाहिए, वो तो नमक के साथ चावल खा लेंगे। जिम्मेदारी किसकी है ये भी बहुत बात का विषय है। मदद कैसे पहुंचे ये सबसे पहला सवाल है, क्योंकि उस बच्चे की थाली में चावल के साथ नमक का ये निवाला हमारी इंसानियत पर सवाल उठाने के लिए काफी है। पेंड्रा से बंसल न्यूज के लिए मुकेश विश्वकर्मा।